बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास नाइन्थ। तो क्लास नाइन्थ हमने ना फुल बुक जो थी आपकी न्यू बुक जो इसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की थी। लास्ट वीडियो में हमने जो यूनिट नंबर जो था वो 9 इसके शॉर्ट क्वेश्चन किए थे। उसके बाद मैं यूनिट नंबर 13 के पहले करने लगा हूँ। बड़ा आसान चैप्टर है, इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल्स भी होंगी। आपको पेपर में एग्जाम्पल्स भी आ सकती हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी सोल्यूशंस के साथ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपके पास पहली एग्जांपल है। अब प्रोबेबिलिटी में आपने याद रखना, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है याद रखना कि ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, जिस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना, उसको उसके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऊपर आते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो ये आप देख भी सकते हैं, ये यूनिट नंबर 13 मैं यहाँ पे आपको बुक से दिखा देता हूँ कि डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन ही जो है ना यूज होनी है इस चैप्टर में ज्यादातर, कि जिस प्रोबेबिलिटी आपने निकाली जिस चीज की, उसके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऊपर आएंगे और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे आएंगे। तो बाकी चैप्टर की वीडियोस को भी आप अच्छी तरह देख सकते हैं। तो आपका ये जो है ना पेपर जो है, इन वीडियोस को देख के आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी एग्जांपल्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब सबसे पहली एग्जांपल है, इसमें कहा गया अब्दुल रहीम रोल्स ऑफ फेयर डाइस। अब लफज है कुछ, फेयर डाइस, सिंगल डाइस, क्यूबिक डाइस। तो इसका मतलब ये है कि एक डाई फेंकी है। तो एक डाई फेंकी जाए तो सैंपल स्पेस क्या बनती है, 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद हम क्या लिखते थे, एनएस। एनएस क्या होता है कि सैंपल स्पेस में टोटल वैल्यूज की तादाद। देखा जाए इसमें कितनी वैल्यूज हैं, यहाँ पे टोटल गिनती करते हैं यहाँ पे। तो ये 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज हैं, एनएस बराबर 6 के। फिर हमने इवेंट लिखते थे। इवेंट क्या होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाए। लेट ए इक्वल टू इवेंट दैट what is the probability of getting number divisible by 3, that of getting, probability खत्म की, बाकी सारा वही लिख देना है। of getting number, getting number divisible by 3। इवेंट हमारा क्या है कि हमारे पास हमें वो नंबर चाहिए जो किस पे डिवाइड होता है, एग्जैक्ट डिवाइड होता है 3 पे। अब हम यहां से देखते हैं कौन कौन से नंबर 3 पे डिवाइड होते हैं। 1 जो है 3 के टेबल में 1 3 पे डिवाइड नहीं होता, डेसिमल में आएगा। 2 भी 3 पे डिवाइड नहीं होता, 3 3 पे डिवाइड हो सकता है। 3 को 3 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आता है। 4 भी 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता, पॉइंट में आएगा, पहला नंबर आ जाएगा 3। 5 भी 3 पे डिवाइड नहीं हो सकता, 6 हो सकता है। 6 को 3 पे डिवाइड करें, एग्जैक्टली आंसर 2 आता है। तो हमारे नंबर्स हैं 3 और 6। अब ए में टोटल नंबर्स कितने हो गए, एन ऑफ ए बराबर 2। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, उस इवेंट की। इवेंट था ए इज इक्वल टू फार्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन एस सैंपल स्पेस। अब ए में टोटल वैल्यू जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी उसकी तादाद ऊपर और सैंपल स्पेस की नीचे। 2 सैंपल स्पेस की 6 कटिंग करते हैं, 2 एकम 2 2 3 6। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 1/3। और आपने याद रखना प्रोबेबिलिटी का आंसर हमेशा 0 और 1 के बिटवीन ही आता है। ये हमारा आंसर होगा। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, ये भी एक एग्जांपल है। एग्जाम्पल की स्टेटमेंट पहले देखते हैं। वो कह रहा है इफ जिशान रोल्ड 2 पेयर डाइस, 2 फेयर डाइस। अब रोल्ड लिखा हुआ है, फेयर डाइस का मतलब 1 डाइस है, 2 का मतलब 2 डाइस को रोल किया है। तो प्यारे बच्चों हमने सैंपल स्पेस पढ़ी थी, उसको हम दोबारा बनाएंगे। जब 2 डाइस को रोल किया जाए, सैंपल स्पेस क्या होती है, 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 1 5 1 6, उसके बाद 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। उसके बाद नेक्स्ट 5 1। तो हमने 36 के 36 को बनाने हैं पेयर। 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। उसके बाद नेक्स्ट 6 1 6 2 6 3
64 65 66। ये आपने 36 के 36 सैंपल पॉइंट्स बनाने हैं। ये बनाने के बाद अब एस में टोटल वैल्यूज कितनी है 36। अब हमारे पास जो इवेंट्स होंगे इसी के अंदर से आएंगे। पहले पार्ट में हमने फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। इवन नंबर यानी जो हमारा बोर्ड डाई है, जो पहला नंबर पहली डाइस का है, दूसरा नंबर दूसरी डाइस का है, पहले पे भी वो नंबर होना चाहिए 2 पे डिवाइड और दूसरे पे भी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम ए का नाम दे देते हैं। देखते हैं यहाँ पे ये 1 1 नहीं होगा, दोनों ओड नंबर है। 1 2 भी नहीं होगा, 2 इवन है लेकिन 1 ओड है, तो पहली में कोई भी नहीं होगा। दूसरी में आ जाते हैं 2 2, दोनों इवन है, पहला नंबर भी इवन दूसरा भी। 2 4, दोनों इवन है। 2 6, दोनों इवन है। उसके बाद 2 6 के बाद 3 1 नहीं, 3 दोनों ओड है, 3 2 भी ओड है, 3 3 भी ओड है, 3 4 भी, 3 5 भी, 3 6, इसमें कोई नहीं। फिर आ जाएगा 4 2, दोनों इवन है, 4 और 2। फिर उसके बाद आ जाएगा 4 4, दोनों इवन है। फिर उसके बाद आ जाएगा 4 6, दोनों इवन है। फिर उसके बाद आ जाएगा 5 4, नहीं कोई भी नहीं होगा इसमें से। 6 2, 6 4, 6 6, ये नंबर्स होंगे। ये टोटल कितने 8 हैं। ये तमाम नंबर्स वो है जो इवन होंगे। तो 8 है या 9 जितने भी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ऑन बोथ डाइस का मतलब ये है कि जो डाइस का पहला नंबर है वो भी इवन होना चाहिए, दूसरा नंबर भी इवन होना चाहिए। अब ए में टोटल वैल्यूज कितनी है, एन ऑफ ए यहाँ पे है 9 के। प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने किसकी, इवेंट ए की। ऊपर ए की टोटल वैल्यूज, नीचे सैंपल स्पेस की टोटल वैल्यूज। ए में 9, सैंपल स्पेस में 36। अब इसकी कटिंग करते हैं तो क्लियरली 9 पे डिवाइड हो रहा है। 9 1 दा 9, 9 4 दा 36, 1/4 ये आंसर आ जाएगा। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में हमने इसको इवेंट का नाम दे देंगे बी का मल्टीपल ऑफ 3 ऑन बोर्ड, यानी हमारे पास वो नंबर्स आने चाहिए जो 3 के टेबल में आते हो दोनों डाइस के। पहला भी 3 पे, दूसरा भी 3 पे एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 3, 3 का मल्टीपल हासिल। जरा कब करते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 ऑन बोथ डाइस, इसको हम बी का नाम दे देते हैं। लेट बी इक्वल टू इवेंट जो भी है वो। अब हम इसकी वैल्यू लिखने लगे हैं, तो यहां से ढूंढना पड़ेगा हमारे पास कौन कौन से नंबर होंगे 2 डाइस में जब रोल करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे, उनको मैं यहाँ पे टिक कर लेता हूँ। तो इसमें कोई नहीं है। 1 3 में 3 डिवाइड होता है लेकिन दूसरा नहीं, दोनों डिवाइड होने चाहिए 3 पे। तो दूसरी में भी कि नहीं, तीसरी में होगा 3 3 3 6। ये देख सकते हैं दोनों 3 के टेबल में डिवाइड होते हैं। 3 3 3 भी, पहला 3 भी 3 का मल्टीपल है, दूसरा 3 भी। ये 3 भी 3 का मल्टीपल है, 6 भी। इधर से आ जाते हैं, इसमें कोई नहीं होगा, इसमें भी कोई नहीं होगा। एंड वाली पे आ जाते हैं 6 3 6 6, यानी टोटल 4 नंबर होंगे। मैं वो यहाँ पे लिखने लगा हूँ। तो वो 4 नंबर्स कौन कौन से होंगे, एक होगा 3 3, दूसरा होगा 3 6, तीसरा होगा 6 3 और चौथे वाला होगा 6 6। ये 4 हमारे पास वो पेयर्स होंगे जो एग्जैक्टली 3 पे डिवाइड होते हैं। अब बी में टोटल वैल्यूज कितनी है, एन ऑफ बी बराबर 4। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, बी की। ऊपर बी की टोटल वैल्यूज, नीचे सैंपल स्पेस की टोटल वैल्यूज। बी में 4, सैंपल स्पेस में 36, 4 1 दा 4, 4 9 दा 36। तो क्या आंसर आ गया प्यारे बच्चों, आंसर आ गया 1/9। तो ये हमारा जो है ना वो क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया। अब आगे नंबर 3 पे। नंबर 3 में कह रहा है कि जुबैर रोल्स आ डाइस। 8 डाइस का है यानी एक लूडो का दाना है। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगी, 1 2 3 4 5 6, एन ऑफ एस 6 के बराबर है। कहता ना पेयर ऑफ डाइस, या 2 डाइस आर थ्रोन, तो फिर 2 दाने होने थे, फिर वो पीछे वाली बनानी। अब वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग नंबर 6। अब नॉट गेटिंग में ना यहाँ पे एक लॉ यूज होता है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये यहाँ पे मैं बुक पे दिखा देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट अकरिंग, यानी जब यहाँ पे नोट आएगा तो इसका फार्मूला क्या है कि हमारे पास पहले हम उसके आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर उस आंसर को 1 में से 1 माइनस पी ऑफ ए। तो ये पी ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि वो वैल्यू नहीं होगी। तो ये फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट ए इक्वल टू इवेंट डेट, नॉट गेटिंग खत्म कर देना है, डेट ऑफ गेटिंग नंबर 6, कि वो नंबर 6 होना चाहिए। पहले हमने आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जहां पे भी ये प्रोबेबिलिटी में ये सवाल आ जाएगा, ये याद रखना है आपने। तो
अब देखते हैं कि वो नंबर हमारा क्या होना चाहिए, नंबर 6। तो नंबर 6 इसमें कितनी दफा आ रहा है, एक दफा। ए बराबर आ जाएगा ओनली 6। अब एन ऑफ ए क्या होगा, ए में टोटल वैल्यूज की तादाद वो कितनी है, सॉरी 1 है, 6 नहीं 1 है, 6 एक दफा है। अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ए की, उसका फार्मूला एन ए ओवर एन एस। एन ए में 1 वैल्यू, एन एस में 6 वैल्यूज हैं, ये 1/6। लेकिन हमने तो निकालनी है ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो उसमें ए के ऊपर ये प्राइम आ जाएगा। इसका फार्मूला क्या है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवन। तो 1 एज इट इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है, वो 1/6 इसका आंसर है। इसके डिवाइड के नीचे 1, ये दो फ्रैक्शंस है, प्लस माइनस है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे 6 1 दा 6, इस 6 को 1 से मल्टीप्लाई 6, दरमियान में माइनस 1 1 दा 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी तो आंसर आ गया 5/6। तो जहां पे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरिंग इवेंट निकालनी है तो प्यारे बच्चों पहले हम उसके आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर उसके आंसर को 1 में से माइनस कर देंगे, सवाल जो है वो फिनिश, खल्लास। अब सवाल नंबर 4 है, ये भी एग्जांपल है। इसमें कह रहा है लेट किया एबीसी 3 मिसाइल्स हैं, कोई भी मिसाइल्स हैं, दे आर फायर्ड, ये तो 3 मिसाइल फायर किए गए एक टारगेट से, एट अ टारगेट, किसी टारगेट से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट आर, कि वो जो टारगेट हिट कर रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी दी है 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी सी। वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिसाइल इट डज नॉट हिट, हिट करने की प्रोबेबिलिटी दी है, ना हिट करने की प्रोबेबिलिटी, उसके आंसर को हिट करने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस, यानी जैसे हमने पिछला सवाल किया, फिर उस तरह से प्रोबेबिलिटी बी, मिसाइल बी डज नॉट हिट द टारगेट, फिर मिसाइल सी, यानी तीनों के आंसर को माइनस कर देंगे। पहले नंबर पे मिसाइल ए डज नॉट हिट द टारगेट, पहले मिसाइल ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। अब डज नॉट हिट द टारगेट का मतलब है उसके ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो आंसर क्या फार्मूला 1 माइनस पी ऑफ ए, तो 1 एज इट इज, पी ऑफ ए का आंसर 1/4। अब इसकी फ्रैक्शन के नीचे 1 लगा दिया तो ये हमारे पास अब दो फ्रैक्शन बन गई, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे 4 1 दा 4, 4 1 दा 4, दरमियान में माइनस 1 1 दा 1, तो 4 में से 1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4, और ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर होगा। दूसरे पार्ट में मिसाइल बी डज नॉट हिट द टारगेट, मिसाइल बी भी टारगेट को हिट नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी बी प्राइम निकालनी है हमने। तो हम क्या करेंगे, ये जो बी की प्रोबेबिलिटी है ना सवाल में दी है, इसको भी 1 में से माइनस, ये आसान से सवाल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो 1 एज इट इज आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का आंसर कितना आया, वो आया 3/7, कितना आया 3/7, नीचे 1 लगा दिया। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नीचे 7 1 दा 7, 7 1 दा 7, 3 1 दा 3, तो आगे लिखते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्राइम बराबर 7 माइनस 3/7, तो ये आ जाएगा 7 में से 3 निकालेंगे 4/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट आ गई। दूसरा पार्ट, अब तीसरे में कह रहा है, तीसरे में हमने क्या निकालना है, मिसाइल सी डज नॉट हिट द टारगेट, सेम उसी तरह से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी के ना आने की प्रोबेबिलिटी, सी प्राइम आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का आंसर कितना है, वो है आपका प्यारे बच्चों 5/9, इसके डिवाइड के नीचे 1 लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्राइम। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नीचे 9 1 दा 9, 9 1 दा 9, दरमियान में माइनस 5 1 दा 5, नीचे 9 1 दा 9, 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया 9 माइनस 5 1 दा 5, 9 में से 5 निकालेंगे 4/9, तो प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी, सी प्राइम की, और ये हमारे तीनों पार्ट जो है वो हल हो गए। सिंपल कह लें कि वो हिट करने की प्रोबेबिलिटी दी थी ना हिट करने की, तो हमने हिट करने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर दिया। अब आगे सवाल नंबर 5 है, इसमें कह रहा है अर्शद रोल्स आर डाइस विद साइड लेवल, रोल्स आर डाइस यानी एक डाई रोल करें, एक लूडो का दाना, तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनती है 1 2 3 4 5 6, एन ऑफ एस कितना होगा, एस में टोटल वैल्यूज की तादाद 6। अब वो कह रहा है ये होती है, लेकिन यहाँ पे गलत हो गया, इसने साइड्स दी हुई हैं, उसने कहा कि 1 2 3 4 5 6 की जगह हमने ये साइडें लेनी है, तो हमारी सैंपल स्पेस कुछ इस तरह से बनेगी LMNOPU। एस में टोटल वैल्यूज कितनी है 6 है, एन एस बराबर आ गया 6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डाइस लैंड्स ऑन कॉन्सोनेंट, तो हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है डाइस किस पे लैंड करी, कॉन्सोनेंट पे। तो पहली बात तो ये है, इसको इवेंट का नाम देते हैं, लेट ए इक्वल टू इवेंट दैट डाइस लैंड ऑन कॉन्सोनेंट। हमारे जो पास जो अल्फाबेट्स होते हैं उसमें दो तरह के वर्ड्स हैं, कॉन्सोनेंट और वोबल। वोबल होते हैं AEIOU, इन वर्ड्स को छोड़ के बाकी जो होंगे कॉन्सोनेंट। अब हमने कॉन्सोनेंट ABC में से नहीं, इन लफ्जों में से ढूंढने, ये जो सैंपल स्पेस है, तो L जो है ये कॉन्सोनेंट है क्योंकि वोबल नहीं है, MB कॉन्सोनेंट है, NB और PB, ये चार वर्ड्स जो है इनको कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो N ऑफ A कितना होगा, A में टोटल वैल्यूज कितनी है 4 है, एंड ए में 4। अब हमने प्रोबेबिलिटी ए की निकालनी है, ऊपर ए की टोटल वैल्यूज, नीचे
एस की टोटल वैल्यूज, ए में 4, एस में 6, कटिंग करते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा 2/3। सिंपल सा सवाल था कि वो कह रहा था कि हमारे पास हमने अपना जो इवेंट है वो सैंपल स्पेस के अंदर से ढूंढना है, तो ये सैंपल स्पेस 6 वर्ड थे, इनमें 2 वर्ड हमने नहीं लिखे ओ और यू, क्योंकि ये वोवल है, बाकी सारे क्या है कॉन्सोनेंट है। अब आगे करते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 6, इसमें कह रहा है वन अल्फाबेट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। वर्ड मैथमेटिक्स जो है ये हमारे पास मैथमेटिक्स जो वर्ड है, दिस इज आवर सैंपल स्पेस। तो सबसे पहले तो ये सैंपल स्पेस क्या होगी, इन वर्ड्स को अलग अलग करके लिख देंगे, MATHEMATICS, ये हमारी सैंपल स्पेस। एन ऑफ एस कितना होगा, इनकी गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब यहाँ पे एम, यहाँ पे 2 दफा लिखा ना मैथमेटिक्स में, तो 2 दफा ही काउंट करना है लेवल, एक एम ये, एक एम ये, ए भी 2 दफा है, टी भी 2 दफा है, ये टोटल 11 लफ्ज है। अब हमने पहले नंबर पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है वोवल की, लेट ए इक्वल टू इवेंट दैट सिलेक्टेड वर्ड इज वोवल। अब हमने देखना है ये मैथमेटिक्स में वोवल कितने वर्ड्स हैं, वोवल ए ई आई ओ यू, पहले ए, फिर ई, फिर दोबारा ए, फिर आई, वोवल होते हैं ए ई आई ओ यू। ए वाला वर्ड है, ये भी ए वाला वर्ड है, ये 2 हो गए, ई 3 और आई 4। अब हमारे पास ये ए में टोटल वैल्यूज कितनी है, 4 है, एन ऑफ ए 4 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला एन ए ओवर एन एस, एन ए में 4, एन एस में 11, ये हमारे पास 4/11 आंसर आ गया। अब आगे दूसरे नंबर पे हमने बताना है कि वो वर्ड कौन सा होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट वर्ड कौन से होंगे, इसी में से। अब ये टोटल 11 थे, सोचने बड़ी ना सिंपल सी बात है, 11 में से 4 जो हो गए वोवल है, तो बाकी 7 क्या होंगे कॉन्सोनेंट है। इसको नाम देते हैं लेट बी इक्वल टू इवेंट दैट वर्ड इज सिलेक्टेड वर्ड इज कॉन्सोनेंट। अब प्यारे बच्चों कॉन्सोनेंट कौन से वर्ड होंगे, जो वोवल नहीं होंगे, तो ये 4 इसमें ए ई ए आई, ये 4 वर्ड्स क्या थे, वोवल थे, इनको छोड़ के बाकी सारे कॉन्सोनेंट। पहला एम, फिर टी, फिर एच, फिर एम, फिर टी, फिर सी और एस, ये 7 वर्ड दिस आर कॉन्सोनेंट। सैंपल स्पेस में ढूंढने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये डी में कितनी वैल्यूज हैं, 7 हैं, तो लिहाजा एन बी कितना होगा 7 के बराबर, एन बी 7। अब लिहाजा प्रोबेबिलिटी निकालनी है बी की, एन बी ओवर एन एस, बी में 7, एस में 11, तो ये आ जाएगा 7/11 दूसरा नंबर। तीसरे नंबर पे कह रहा है हमने प्रोबेबिलिटी बतानी नोट एम। नोट एम का मतलब एम के ना आने की, इसको हम नाम देते हैं, तो पहले हम आने की फाइंड करेंगे, लेट, इसको सी का नाम, इवेंट दैट इज एम, क्यों हमारे पास वर्ड एम होना चाहिए। अब हम देखते हैं मैथमेटिक्स में प्यारे बच्चों एम कितनी दफा आ रहा है, इस वर्ड को देखें, एम ए टी एच ई एम ए टी एच आई सी एस, एम 2 दफा आ रहा है, तो ये 2 दफा एम लिखेंगे हम, तो सी बराबर एम कोमा एम, पहले हम आने की प्रोबेबिलिटी फिर उसको 1 में से माइनस, तो सी में टोटल वैल्यूज 2 है, एन ऑफ सी बराबर 2। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है सी की, एन सी ओवर एन है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी उसकी टोटल ऊपर सैंपल स्पेस के नीचे 2/11, एस में 11 थी। अब हमने सी के ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फार्मूला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 2/11, इसके नीचे 1 लगाया, 11 1 दा 11, दरमियान में माइनस 2 1 दा 2/11, 11 में से 2 निकालेंगे 9, ऊपर 9 आ गया, नीचे 11 आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब आगे सवाल नंबर 7, इसमें कहा जा रहा है असलम रोल्ड अ डाइस, 8 डाइस है, कोई पेयर वगैरह कुछ नहीं लिखा, तो एक डाई रोल किया असलम ने, तो भाई असलम साहब ने एक डाई रोल किया, तो सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, एन एस हो जाएगा किसके बराबर 6 के। असलम साहब हमारे बड़े अच्छे टीचर भी है, मैथमेटिक्स के कमाल के टीचर है हमारे। असलम रोल्ड अ डाइस, एन ऑफ एस हो जाएगा 6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 3 और 4, 3 और 4 यानी 3 भी और 4 भी, इसको इवेंट का नाम दे देते हैं, लेट ए इक्वल टू इवेंट दैट ऑफ गेटिंग नंबर्स 3 और 4। अब बेटा हमने देखना है कि ये जो सैंपल स्पेसेस में 3 और 4 कितनी दफा आ रहा है, 3 भी एक दफा, 4 भी एक दफा, तो लिहाजा ए बराबर आ जाएगा 3,
4 के। ए में टोटल वैल्यूज कितनी है 2, एन ऑफ ए बराबर 2, लिहाजा प्रोबेबिलिटी का फार्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर हो जाएगा एन ए ओवर एन एस। ए में 2 और एस में 6, कटिंग करते हैं 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये आ जाएगा 1/3। कितना आंसर आ जाएगा 1/3। और प्यारे बच्चों ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब आगे नेक्स्ट करते हैं, सवाल नंबर 8 है। इसमें कह रहा है अब्दुल हादी लेबर कार्ड्स हैं फ्रॉम 1 to 30, 1 से लेकर 30 तक कार्ड हैं। पहली बात इसकी सैंपल स्पेस क्या होगी 1 2 3 4 5 6, ये डॉट डॉट 28 29 की, ये 1 से लेकर 30 तक सारे नंबर हैं, डॉट डॉट यानी सारे नंबर कंसेक्टिव हैं। और पुट देम इन बॉक्स, उसको एक बॉक्स में डाल दी, सिलेक्ट द कार्ड एट रैंडम, कोई भी एक कार्ड रैंडमली सिलेक्ट किया है। कह रहा वो हमने बताना है, वो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो सिलेक्टेड कार्ड कंटेन्स, उस सिलेक्टेड कार्ड पे नंबर कौन सा होना चाहिए 25। पहली बात तो ये है कि हमारे पास 1 से लेकर 30 तक हम गिनती गिनेंगे, 25 कितनी दफा आएगा एक दफा, यानी नंबर 25, यानी हमारे पास इवेंट है ए बराबर 25 का सेट। अब 25 कितनी दफा लिखा है एक दफा, एन ऑफ ए होगा 1 के बराबर। अब हम आगे प्यारे बच्चों फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फार्मूला क्या होगा एन ए ओवर एन एस। अब ये जो एस है 1 से लेकर 30 तक सारी वैल्यूज हैं, तो इसकी एन ऑफ एस का क्या फार्मूला होगा 30, एन ऑफ एस 30 के बराबर। अब प्रोबेबिलिटी का फार्मूला एन ए ओवर एन एस, एन ए में टोटल वैल्यूज कितनी है 1, एन एस में 30, तो क्या आंसर आ जाएगा 1/30। पहला आंसर आ गया। दूसरा पार्ट इसमें कह रहा है नंबर एटलीस्ट 20, नंबर एटलीस्ट 20 का मतलब है 20 या 20 से ज्यादा। एटलीस्ट का वर्ड हमने जहां पे भी एटलीस्ट आ जाए ना वो वैल्यू और उससे ज्यादा वैल्यूज भी शामिल करते हैं, उससे ज्यादा वैल्यूज भी। अब पहली बात तो ये इसको बी का नाम देंगे, बी बराबर इवेंट जो भी है, एटलीस्ट 20 का मतलब 20 और 20 से ज्यादा। अब प्यारे बच्चे 20 से शुरू करेंगे, उससे ज्यादा कहां तक जाएंगे, 20 से शुरू किया 20 से 21 22 23 24 25 एंड तक 30 तक, यानी हमारा इवेंट 20 से शुरू होगा और चलता जाएगा 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब हम गिनती करेंगे 20 से 30 तक, ये टोटल 11 वैल्यूज बनती हैं। कितनी बनती हैं 11। अब हमने प्रोबेबिलिटी बी की निकालनी है। ऊपर हमारे पास बी की टोटल तादाद, नीचे सैंपल स्पेस की टोटल तादाद, बी की 11 एस की 30। अब कटिंग नहीं हो सकती तो प्यारे बच्चों कटिंग नहीं करेंगे, ये आंसर होगा। अच्छा अब नेक्स्ट आ गया, बड़ा ही अहम सवाल है। इसमें कहा जा रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट आयशा विल पास द एग्जामिनेशन, प्रोबेबिलिटी दी है आयशा के पास होने की एग्जामिनेशन में। तो इसको हम इवेंट का नाम लेट ए इक्वल टू इवेंट दैट आयशा विल पास एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में पास हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी दे दी है, कितनी दी है 0.85। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी दैट आयशा विल नॉट पास द एग्जामिनेशन, अगर आयशा बोर्ड के पेपर में पास ना हो, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम का फार्मूला क्या होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का आंसर दिया 0.85। यारे बच्चे जब इनको कैलकुलेटर पे माइनस करते हैं देखते हैं क्या आंसर आता है 1 माइनस 0.85, तो रिक्वायर्ड आंसर इज 0.15। तो क्या आंसर आ गया 0.15, ये हमने फाइंड करना था। तो ये सवाल इतना शॉर्टकट इसलिए हो गया क्योंकि उसने हमें प्रोबेबिलिटी पहले ही बता दी थी, किसकी पास होने की। हमने बताना था कि वो पास ना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी, हमने सिंपल उस आंसर को 1 में से माइनस कर दिया। अब सवाल नंबर 10 है, उसमें कह रहा है कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम, ये कार्ड यानी वो प्लेइंग कार्ड्स की बात हो रही, फ्रॉम अ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स, वो 52 है। व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो कार्ड कौन सा होगा। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड कार्ड इज क्वीन, नाइदर अ क्वीन नॉर अ जैक। ये पहली बात तो ये कि हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स हैं, इसकी सैंपल स्पेस ये 52 कार्ड होते हैं, एनएस बराबर 52। अब फिर ना हमने वो कुछ रिजल्ट्स वो याद किए थे कि कार्ड के 4 सूट्स हैं, डायमंड हार्ट स्पेड क्लब, क्वीन किंग 2 नंबर कार्ड 3 2 से 10 तक, जैक एस वगैरह, ये हमारे पास 4 कार्ड्स होते हैं। हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है नंबर 1 में वो कार्ड कौन सा होना चाहिए क्वीन का। तो पहले इवेंट का नाम देते हैं, लेट ए इक्वल टू इवेंट दैट कार्ड इज सिलेक्टेड कार्ड इज क्वीन। अब ये किंग क्वीन, किंग के भी 4 होते हैं, क्वीन के भी और जैक के भी। तो हमने इसकी तादाद बतानी है एन ऑफ ए, क्वीन कितने होते हैं 4। प्रोबेबिलिटी निकालनी हमने किसकी ए की, ऊपर ए की टोटल वैल्यूज
नीचे सैंपल स्पेस की, ए में 4, सैंपल स्पेस में 52, 4 पे कटिंग करते हैं, 4 1 दा 4, 1 बच जाएगा, 1 को 2 के साथ 12, 4 3 दा 12, तो लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ गया 1/13, पहला आंसर। दूसरे नंबर पे वो कह रहा है नाइदर आ क्वीन नोर आ जाए, नाइदर ना होने की प्रोबेबिलिटी, पहले आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ये नाइदर और नोर खत्म कर देना है। पहले हम लिखेंगे लेट बी इक्वल टू इवेंट दैट कार्ड इज क्वीन और आ जैक, नोर की ना आने की खत्म की, आने की प्रोबेबिलिटी। अब प्यारे बच्चों वो कह रहा है कि वो कार्ड क्वीन भी हो सकता है जैक भी, क्वीन के भी 4 होते हैं, एन ऑफ डी लिखते हैं, और जैक के भी, ये कुल मिला के दोनों होने चाहिए तो 8 हो जाएंगे। पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसका फार्मूला एन बी ओवर एन एस, तो एन बी में टोटल है 8, एन एस में 52, 4 पे कटिंग, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दिए 12, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई 2/13। हमने ना आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हमने सिंपल क्या करना है, ये जो आंसर आ गया इसको 1 में से माइनस, तो प्रोबेबिलिटी बी प्राइम के बी के ना आने की 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो 1 एज इट इज, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की जगह 2/13, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसके नीचे 1 लगा दिया, नीचे 13 1 दा 13, 13 1 दा 13, दरमियान में माइनस, 13 1 दा 13, दरमियान में माइनस, 2 1 दा 2, 13 में से 2 निकालेंगे कितना बचेगा 11/13, और प्यारे बच्चों ये हमारा आंसर होगा। सिंपल, जब भी यहाँ पे नोट नाइदर आ जाए ना, नो पहले हमने उसके आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फिर आने की प्रोबेबिलिटी को 1 में से माइनस कर देंगे। अब आगे है सवाल नंबर 11, इसमें कहा जा रहा है प्यारे बच्चों के हमने यहाँ पे फाइंड करना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये हमारे पास कॉलम दिए हैं, एक्स दिया है, डाटा दिया है, एक्स का कॉलम दिया है कैपिटल एक्स फ्रीक्वेंसी, मैंने पहले इसको अरेंज करके कॉलम की शक्ल में लिख दिया। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पढ़ी थी, इसकी फार्मूला है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक इवेंट, जिस चीज की हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, ये कॉलम लिख दिया, आर एफ बराबर एक्स ओवर समीशन है। पहले फार्मूला ठीक लिखना है, अगर आपने फार्मूला लिखा तो आपके नंबर कटेंगे। तो सबसे पहले मैं समीशन एफ निकालूंगा, समीशन एफ में क्या करूंगा, इन सारी फ्रीक्वेंसीज को जमा, 3 और 5 8, 8 और 6 14, 14 और 9 23, 23 और 10 33, 33 और 8 40, 33 और 8 40, 40 और 2 42, तो इनको जमा वगैरह करके 43 हो जाएगा ये, समीशन है 43। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, अब हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी कैसे है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट है 3, टोटल फ्रीक्वेंसी, ये जो समीशन आया है 43, पहले ऊपर ये 3 लिखा, इसको टोटल से डिवाइड, फिर हमने 5 लिखा, इसको टोटल से डिवाइड, फिर हमने 6 लिखा, टोटल से डिवाइड, फिर हमने 9 लिखा, टोटल से डिवाइड, पांचवी वैल्यू क्या है 10 ऊपर, 43 से डिवाइड टोटल से, फिर 8 ऊपर 43 से डिवाइड, 2 ऊपर 43 से डिवाइड, ये ऐसे लिख दिया। अब हम इसके आंसर्स को मजीद, यहाँ तक भी ठीक है, मजीद अगर करना चाहें तो इसको मैं डेसिमल में लिख दूंगा। तो पहले डिवाइड करते हैं, पहले हम लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 43, ये आ जाएगा 0.0697, 5 को 43 पे डिवाइड करते हैं 0.1162, 0.1162, फिर उसके बाद 6 को डिवाइड करते हैं, 6 डिवाइड बाय 43, 0.1395, 0.1395, उसके बाद नेक्स्ट 6 को डिवाइड करते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 43, 0.1395, 0.1395, उसके बाद 10 को डिवाइड करते हैं 43 पे, 0.2325, 0.2325, यह आ जाएगा। फिर 8 को डिवाइड करते हैं, 8 डिवाइडेड बाय 43, 0.1860, 0.1860, फिर 2 को डिवाइड करते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 43, 0.0465, 0.0465, और ये हमारे सारे आंसर होंगे। अब आगे 12 वाला क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है, ये भी उसी तरह से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का है, a quiz competition, quiz यानी ज़बानी सवाल पूछे हैं, जनरल नॉलेज के इज कंडक्टेड, द नंबर ऑफ करेक्टेड आंसर्स आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस फॉर 100 सेट ऑफ क्वेश्चन इज गिवन बिलो। तो पहले हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो पहले हम इसको कॉलम की शक्ल में लिखेंगे, x 0 1 2 3 4 5, फ्रीक्वेंसी 10 23 15 25, उसके बाद है 25 के बाद 18 9। अब हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का वही फार्मूला लगाना है
क्या फार्मूला था, x डिवाइडेड बाय समीशन f। पहले समीशन f निकालते हैं, सारी फ्रीक्वेंसीज को जमा, 23 और 10 33, 33 और 15 ये कितने हो जाएंगे 48, 48 और 25 73, 73 और 18 91, 91 और 9 100 हो जाएगा। तो समीशन f बराबर हो जाएगा 100 के, ये आ गया। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला x ओवर समीशन f, पहली x की वैल्यू 10 है, 10 को 100 पे डिवाइड, फिर x की वैल्यू है 23, इसको 100 पे डिवाइड, फिर x की वैल्यू है 15, इसको 100 पे डिवाइड, फिर x की वैल्यू है 25, इसको 100 पे डिवाइड, फिर x की वैल्यू 18, 100 पे डिवाइड, फिर x की वैल्यू 9, 100 पे डिवाइड। अब ये 0 0 से कट गया, 1/10, ये कटेगा नहीं, ये 23/100 आ जाएगा। 15/100 इसकी कटिंग करेंगे 5 पे, 15/100 है, 5 दिए 15, 5 दूनी 10 और 0 3/20। फिर इसकी कटिंग 25 पे करते हैं, 25 एकम 25, 25 चुका 100, 1/4। इसकी करेंगे तो ये आ जाएगा 9/50। इसकी नहीं होगी, इसको वैसे ही लिख देते हैं, आगे लिखना तो पॉइंट में लिख दें, नहीं लिखना तो कोई जरूरी नहीं है। जिसकी कटिंग हो रही है कर दी, इसकी नहीं हो रही इसको छोड़ दिया। ये हमारे 12 सवाल थे इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 13 के, जो बहुत आसान है, जिसमें से आपको 2 शॉर्ट सवाल आने ही आने हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो प्यारे बच्चे अच्छी लगी होगी। इस तरह का मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अल्लाह हाफिज।